नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। आपको याद है कि हमने आपके लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, जिस नए प्रोग्राम में हम एक हफ्ते के भीतर जो भी करंट अफेयर की तमाम खबरें रहती हैं, खासतौर पर इकोनॉमी के लिहाज से, उन खबरों के न केवल करंट के पोर्शन को समझते हैं बल्कि जो स्टैटिक पोर्शन है उस पर भी बातचीत करते हैं, ताकि करंट और स्टैटिक को खासतौर पर इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में इंटीग्रेट किया जा सके और आपकी तैयारी भी बेहतर हो सके। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब तक इस प्रोग्राम के 3 एपिसोड जो हैं वो हमारे चैनल पर लाइव हो चुके हैं। अगर आपने उन तीन वीडियोज़ हैं उनको नहीं देखा है तो आप उनको हमारी प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। ये जो आज की हमारी वीडियो है इसी प्रोग्राम यानी कि इकोनॉमी दिस वीक, इस हफ्ते अर्थव्यवस्था कैसी रही, इस हफ्ते अर्थशास्त्र कैसा रहा, उसको लेकर के प्रोग्राम है और आज हमारा चौथा एपिसोड है। तो 4th एपिसोड में जो भी तमाम इंपॉर्टेंट खबरें हैं उन पर हम बातचीत करने वाले हैं। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार ये देख लिया जाए कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जीएसटी परिषद पर बात करेंगे, जीएसटी काउंसिल पर बात करेंगे। ये भी देखेंगे कि जीएसटी काउंसिल क्यों चर्चा में आया है, जीएसटी काउंसिल का काम क्या होता है, कंपोजिशन कैसी होती है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या रहा है। तो इन तमाम बिंदुओं पर बात होगी। गिफ्ट सिटी पर भी बात करेंगे, गिफ्ट सिटी चर्चा में क्यों आई है उसको भी समझेंगे, गिफ्ट सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है उस पर भी बातचीत करेंगे। फिर एक फंड चर्चा में आया है, एग्री श्योर फंड। तो एग्री श्योर फंड क्या है, इंग्लिश में अगर आप इसको लिखेंगे तो इंग्लिश में ये बनेगा आपका एग्री श्योर फंड। तो ये जो एग्री श्योर फंड है ये फंड किस लिए है उस पर भी बातचीत करेंगे और इस फंड को किसने बनाया है, फिर फंड का कंपोजिशन क्या है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, इन तमाम बिंदुओं को समझेंगे। फिर आपका आपका होलसेल इन्फ्लेशन चर्चा में आया है। होलसेल इन्फ्लेशन जो होता है उसका इंडेक्स है WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये क्या होता है, और फिर दूसरी तरफ एक होता है आपका CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, उस अंतर पर भी बात करेंगे। इसके अलावा पूंजीगत व्यय भी चर्चा में आया है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर चर्चा में आया है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों चर्चा में आया है उसको समझेंगे। उसके साथ साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसके डिफरेंस को भी यहाँ पर हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये तमाम बिंदु आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं, ये तमाम टॉपिक्स हैं जिन पर आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ऊपर से देख करके आप समझ सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीएसटी परिषद हो गया आपका, गिफ्ट सिटी हमेशा चर्चा में रहता है। इस तरह के जो सवाल होते हैं कि एग्री श्योर फंड किसने गठित किया है, ये सवाल जो है आपके न केवल पीसीएस के एग्जाम में आ सकते हैं बल्कि यूपीएससी के एग्जाम में आने की संभावना भी इनकी रहती है। क्योंकि आपको एक याद होगा, एक बार जो सवाल आया था इकोनॉमिक्स का ही वो सवाल था, और सवाल था कि रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो कौन सा इंस्टीट्यूशन देता है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो शब्द आपको अक्सर जो है अखबार में मिलेंगे और वहां से सीधे सवाल आपको देखने को मिल जाता है। तो वो जो सवाल था रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी का, वो IMF प्रदान करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रदान करता है। तो इसी तरह से ये भी सवाल आ सकता है कि एग्री श्योर फंड किसने बनाया है, तो उसको एक बार देखेंगे कि इसका पूरा बैकग्राउंड क्या है। रिटेल इन्फ्लेशन और जो आपका होलसेल इन्फ्लेशन रहता है वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है, हर महीने उसका डेटा आता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बजट आने वाला है तो बजट को लेकर के इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ओवरऑल आज की वीडियो में जो है तमाम जो टॉपिक हैं, जितने भी टॉपिक हैं, वो सारे टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अंत तक आपको बने रहना है, अंत तक तमाम जो टॉपिक्स हैं उनको समझना है। और जो भी मेन पॉइंट आप वहां से निकाल सकते हैं उनको निकालने की कोशिश आपको करनी है। चलिए बढ़ा जाए आगे। सबसे पहले बात करते हैं पहली खबर पे। हमारी जो पहली खबर है वो आपका जीएसटी परिषद से जुड़ी हुई है। जीएसटी की फुल फॉर्म तो आप सभी जानते हैं, जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, हिंदी में आप इसको कहें तो वस्तु एवं सेवा कर। अब सबसे पहले जीएसटी परिषद का जो टॉपिक है चर्चा में क्यों आया है, तो ये टॉपिक चर्चा में इस वजह से आया है क्योंकि हाल ही में जीएसटी परिषद ने अपने मंत्री स्तरीय समूह यानी कि मिनिस्टीरियल ग्रुप का पुनर्गठन किया है, उसकी संरचना में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। क्यों बदलाव किया गया? बदलाव इसलिए किया गया क्योंकि हाल ही में कुछ राज्यों में जो है विधानसभा के चुनाव हुए थे और इन विधानसभा के चुनावों के परिणाम स्वरूप वहां पर नई सरकार का गठन हुआ
और नई सरकार के गठन की वजह से नए वित्त मंत्री बनाए गए, नए जो है मेंबर्स बनाए गए, तो नए मेंबर्स को पुरानी काउंसिल में अकोमोडेट करने के लिए, उनको शामिल करने के लिए ये पुनर्गठन यहाँ पर हमें देखने को मिला था। अब यहाँ पर ये जो मंत्री स्तरीय समूह है, इसके काम की अगर आप बात करें कि एक समूह काम क्या करता है, तो इसके काम जैसे यहाँ पे जो लिखे हुए हैं वो है राजस्व चोरी के संभावित स्रोतों की पहचान करना, कि जो कर चोरी होती है, जो आपका रेवेन्यू इरोजन है वो किस तरह से हो सकता है उसकी पहचान करना, केंद्र एवं राज्य जीएसटी प्राधिकरणों के बीच समन्वय में सुधार करना, यानी कि जो आपका केंद्र सरकार का जो ट्रिब्यूनल है, राज्य सरकार के जो ट्रिब्यूनल है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करना। इसके अलावा अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा आईटी प्रणाली की समीक्षा करना, यानी कि मौजूदा जो हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम, मौजूदा जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम है, उस सिस्टम को आप बेहतर कैसे कर सकते हैं, ये काम, इसकी समीक्षा करना भी आपका जीएसटी काउंसिल का काम होता है। इसके अलावा अब ये जो मंत्री परिषद समूह है, इसके बारे में हमने देख लिया कि इसका पुनर्गठन हुआ है, क्यों हुआ है वो भी हमने समझ लिया। अब बारी आती है जीएसटी परिषद के बारे में बात करने की। तो जीएसटी परिषद को भी समझते हैं, क्या है ये। जीएसटी परिषद का जब भी जिक्र आए तो एक चीज आपको जो सबसे पहले याद आनी चाहिए वो ये है कि जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है। ये चीज खासतौर पर आपको याद रखनी है। भले ही जीएसटी की जो शुरुआत है वो भारत में भी पिछले कुछ 4-5-6-7 सालों में हुई है, लेकिन भारत के संविधान में आपको जीएसटी परिषद का जिक्र देखने को मिलेगा। तो जीएसटी परिषद क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या काम होता है इसका, इसका काम है भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के क्रियान्वयन से संबंधित तमाम मुद्दों पर रिकमेंडेशंस देना। किसको रिकमेंडेशन देना, केंद्र सरकार को रिकमेंडेशन देना, राज्य सरकार को रिकमेंडेशन देना। उद्देश्य क्या है इसका, इसका प्राथमिक उद्देश्य है भारत में जो मौजूदा अप्रत्यक्ष कर का ढांचा है, यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है, उसको और ज्यादा सरल बनाना, जीएसटी को और ज्यादा आसान बनाने का काम किसका है, ये काम है भारत में जीएसटी परिषद का। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखें, इसके संवैधानिक प्रावधानों पर अगर आप बात करें तो इससे संबंधित जो कानून है वो कानून भारत में 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था। और 101वां संविधान संशोधन कब आया था, ये आया था आपका 2016 में। तो 2016 में जो 101वां संविधान संशोधन आया था, दरअसल ये सवाल आपको पहले यूपीएससी के एग्जाम में देखने को मिला है कि 101वां संविधान संशोधन किस विषय से जुड़ा हुआ है। तो 101वां संविधान संशोधन आपका जीएसटी से जुड़ा हुआ है। तो जीएसटी से जुड़ा हुआ 101वां संविधान संशोधन 2016 में आया था और इसमें भारत में जीएसटी प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अब ये जो संविधान संशोधन था, इस संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में एक नया आर्टिकल ऐड किया गया, एक नया अनुच्छेद ऐड किया गया। उस आर्टिकल का नाम था आर्टिकल 279A। अब ये जो आर्टिकल 279A है, ये भारत के राष्ट्रपति को अधिकार देता है। किसको अधिकार देता है, भारत के राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो अपने एक ऑर्डर के माध्यम से, एक आदेश के माध्यम से भारत में जीएसटी काउंसिल का गठन कर सकते हैं, जीएसटी परिषद का गठन कर सकते हैं। और इसी शक्ति का उपयोग करते हुए भारतीय राष्ट्रपति ने 2016 में जीएसटी परिषद का गठन किया था। अब जीएसटी परिषद का गठन 2016 में हुआ था। इसके मेंबर्स की अगर आप बात करें तो इसके जो मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली इसमें राज्यों और केंद्र दोनों के प्रतिनिधियों को यहाँ पर शामिल किया जाता है। राज्य सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से इसमें 2 लोग आते हैं। सबसे पहले हो गए आपके केंद्रीय जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और इसके अलावा राज्यों की ओर से तमाम राज्यों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, अधिकतर वो राज्यों के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वही शामिल होते हैं, लेकिन राज्य सरकार अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको भेज सकती है। तो केंद्र की ओर से फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, इसके अलावा जो हमारे वित्त राज्य मंत्री हैं वो इसमें शामिल होते हैं, और राज्यों की ओर से अलग अलग मंत्री आते हैं। तो इनको मिला करके पूरा गठन होता है जीएसटी परिषद का। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और देखने को मिलेगी कि यहाँ पर कौन कौन शामिल है। यहाँ पर आपका बेसिकली राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव और केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हैं, यानी कि यहाँ पर एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। कोई भी विवाद जो है उस विवाद को आसानी से सुलझाया जा सकता है इसके माध्यम से, इस मैकेनिज्म के जरिए, क्योंकि यहाँ पर जो है बेसिकली आपका राज्य पहले से ही राज्यों को रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार अपने आप डिसीजन ले रही है, केंद्र सरकार ने राज्यों को भी यहाँ पर शामिल किया है। तो राज्य और केंद्र मिलकर के डिसीजन लेते हैं, जिसके माध्यम से भारत का जो फिस्कल फेडरलिज्म है, जो हमारा वित्तीय संघवाद है, वो और ज्यादा मजबूत होता है। उसमें हम राज्यों को भी शामिल करते हैं, उसमें केंद्र को भी शामिल करते हैं, सबके इनपुट आते हैं और उस इनपुट के आधार पर डिसीजन लिया जाता है। तो इसमें हमने देखा कि इसमें परिषद के जो सदस्य होते हैं उसमें केंद्रीय वित्त मंत्री जो हैं
वो आपका अध्यक्ष के तौर पर, इसके प्रमुख के तौर पर काम करते हैं, और इसमें केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री भी शामिल होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक राज्य के वित्त मंत्री या कराधान के प्रभारी मंत्री जो हैं वो बेसिकली इसमें शामिल होते हैं, या फिर राज्य की जो सरकार है वो किसी दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर अपॉइंट कर सकती है। कार्य की बात करें कि ये काम क्या करते हैं पूरा काउंसिल, तो पूरा जो काउंसिल है वो बेसिकली आपका जीएसटी से संबंधित जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उन इश्यूज पर निर्णय लेता है और उन इश्यूज पर रिकमेंडेशन देता है। किसको? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को। कौन कौन से इशू हो गए? तो जैसे जीएसटी की स्लैब कितनी होगी, अभी कितनी स्लैब है वो चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये स्लैब कितनी होगी ये डिसीजन भी आपका कौन लेता है? जीएसटी काउंसिल लेता है। फिर कौन से प्रोडक्ट पर कितनी जीएसटी लगेगी ये डिसीजन भी जीएसटी काउंसिल लेता है। कौन से प्रोडक्ट को एग्जेम्पशन मिलेगा, अपवाद होगा जिस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, ये डिसीजन भी जीएसटी काउंसिल लेता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है जीएसटी से जुड़े हुए, जीएसटी को सरल बनाने के जितने भी उपाय हो सकते हैं वो सारे उपाय कौन लागू करता है? वो काम है आपका जीएसटी काउंसिल का। तो जीएसटी काउंसिल भारत में ये सारे काम आपको करता हुआ नजर आ जाएगा। कार्यप्रणाली की अगर आप बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको समझने जरूरी है क्योंकि इससे जो है आपका प्रीलिम्स का सवाल बन सकता है। कार्यप्रणाली इसकी यह है कि जीएसटी परिषद जो है अपनी बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 3/4 मतों के बहुमत के आधार पर निर्णय लेता है। यानी कि जीएसटी काउंसिल जो भी डिसीजन लेगा उसमें आपका 3/4 मेंबर्स की जो है सहमति अनिवार्य है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट तौर पर आपको याद रखनी है कि यहाँ पे बेसिकली आपका 1/2 से डिसीजन नहीं लिया जाता, यहाँ पर 51% मतों से डिसीजन नहीं लिया जाता। यहाँ पर डिसीजन लेने के लिए 3/4 मतों का होना अनिवार्य है, 3/4 लोगों का सहमत होना, 3/4 लोगों का सहमत होना अनिवार्य है। इसके अलावा बैठक आयोजित करने के लिए जो कोरम है वो 50% मेंबर्स का है, यानी कि जितने भी स्ट्रेंथ है काउंसिल की उसमें से 50% लोग मौजूद होने चाहिए, केवल तभी बैठक आयोजित की जा सकती है। अब आपके लिए यहाँ पर एक सवाल यह है कि इसकी जो कोरम है वो 10% है, लेकिन भारतीय सदन की कोरम कितनी होती है, संसद की कोरम कितनी होती है, कितने मेंबर्स का होना अनिवार्य है जिनके माध्यम से आप जो है सदन की बैठक आयोजित कर सकते हैं? तो आपको लोकसभा की कोरम के बारे में बताना है। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों को पहले जो है बाध्यकारी माना जाता था। पहले ये माना जाता था कि जीएसटी काउंसिल जो भी आपका डिसीजन लेगा वो डिसीजन राज्य सरकारों के लिए और केंद्र सरकार के लिए मानना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन एक डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का 2022 में, और ये डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिस डिसीजन में ये कहा गया कि जीएसटी काउंसिल की जो सिफारिशें हैं वो बाध्यकारी नहीं है। सरकार चाहे तो उन सिफारिशों को मान सकती है और सरकार चाहे तो उन सिफारिशों को मानने से इनकार कर सकती है। और यहाँ पर जो सरकार शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो केंद्र सरकार को भी इंगित करता है और राज्य सरकार की तरफ भी इशारा करता है। तो अब यहाँ पर हमने क्या समझ लिया कि आपका डिसीजन जो है वो बाध्यकारी नहीं होता है, केवल रिकमेंडेटरी नेचर का होता है, केवल एडवाइजरी नेचर का होता है। तो ये हमने ओवरऑल जीएसटी काउंसिल के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को समझ लिया है। चलिए अब बढ़ा जाए आगे और बातचीत की जाए हमारी अगली खबर पे। तो हमारी जो अगली खबर है वो आपका गुजरात की गिफ्ट सिटी से जुड़ी हुई है। खबर सबसे पहले चर्चा में क्यों आई है? तो खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि आरबीआई द्वारा भारतीय नागरिकों को गुजरात की गिफ्ट सिटी में विदेशी मुद्रा खाता खोलने की अनुमति जो है प्रदान कर दी गई। यानी कि अब जो है भारतीय नागरिक जो है वो गुजरात की गिफ्ट सिटी में बेसिकली आपका जो विदेशी करेंसी है उसमें अपना अकाउंट खोल सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट यह होगा कि अब आप भारत में रहते हुए विदेशी बाजार में विदेशी करेंसी के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले ऐसा कोई प्रोविजन भारत में मौजूद नहीं था। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो क्या है? वो है आपका गुजरात की गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो गिफ्ट सिटी की फुल फॉर्म है बेसिकली आपका गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ये है आपका, इसकी फुल फॉर्म क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ये भारत की एकमात्र और पहली अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। ये शब्द आपको खासतौर पर याद रखना। ये क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, IFSC। IFSC क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर वो क्षेत्र होता है जहां पर विदेशी मुद्रा में व्यापार किया जाना संभव है। इसको अगर आप समझना चाहें तो आप कह सकते हैं, मान लीजिए ये हमारा पूरा भारत है। अब इस पूरे भारत में आप कहीं भी विदेशी मुद्रा में व्यापार नहीं कर सकते हैं। आप, ऐसा नहीं है कि मैं कोई सामान बेच रहा हूं और आप मेरे पास डॉलर लेकर के आएंगे
और मैं उस डॉलर के बदले आपके साथ व्यापार कर लूँ, क्योंकि डॉलर भारत में एक्सेप्टेड नहीं है। लेकिन जो आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर होता है, वहां पर क्या होता है, वो मान लीजिए एक छोटा सा एरिया है भारत में, सरकार इस एरिया को IFSC डिक्लेयर कर देती है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर डिक्लेयर कर देती है। तो इस एरिया में आप विदेशी मुद्रा के माध्यम से भी व्यापार कर सकते हैं। और इस एरिया को भारत में क्या कहा जाता है, ये भारत का जो एकमात्र एरिया है वो है गिफ्ट सिटी। तो आप गिफ्ट सिटी में क्या करते हैं, विदेशी मुद्रा के माध्यम से भी आप वहां पर व्यापार जो है कर सकते हैं। अब इसके अलावा अवस्थिति की बात करें, लोकेशन की बात करें, तो गिफ्ट सिटी जो है वो गुजरात के गांधीनगर में मौजूद है। ये चीज आपको खासतौर पर याद रखनी है, गुजरात के गांधीनगर में मौजूद है। उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक वित्तीय और प्रौद्योगिकी सेवाओं हेतु एकीकृत सर्विस सेंटर के तौर पर काम करना। यानी कि एक ऐसी जगह के तौर पर काम करना जहां पर न केवल भारत के लोग अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज दे सकें, अपनी टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज दे सकें, बल्कि दुनिया भर की जो कंपनियां हैं वो भारत में उस जगह पर आए, अपनी अपने ऑफिसेज बनाएं और वहां से दुनिया के अलग अलग देशों को जो है सर्विसेज प्रदान करें। यानी कि भारत को एक ग्लोबल सेंटर के तौर पर स्थापित करने की कोशिश गिफ्ट सिटी के माध्यम से की जा रही है। सरकार द्वारा इसे एक विशेष आर्थिक क्षेत्र के तौर पर जो है मान्यता दी जाती है, विकसित किया जाता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र होने का मतलब यह है, विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा एरिया होता है जहां पर आपके जो बिजनेस रिलेटेड रूल्स हैं, जो जो ट्रेड रिलेटेड रूल्स हैं, उन रूल्स में थोड़ा सा एक्सेप्शन मिलता है आपको, उन रूल्स में थोड़ा सा अपवाद मिलता है, थोड़ी सी छूट मिलती है। तो गिफ्ट सिटी में मिलती है। जैसे गिफ्ट सिटी में आपको जो है कर पर थोड़ा सा लाभ मिलता है। गिफ्ट सिटी से अगर आप अपना अंतर्राष्ट्रीय परिचालन करते हैं, यानी कि मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है जो भारत में काम करती है, और अगर आप उस कंपनी को ग्लोबल लेवल पर लेकर के जाते हैं और उसका अपना जो ऑफिस है वो आप गिफ्ट सिटी में स्थापित करते हैं, तो वहां पर सरकार जो है आपको थोड़ी सी कर छूट प्रदान करती है, थोड़ा सा आपको टैक्स में एग्जम्पशन दिया जाता है, आपको थोड़ा सा टैक्स कम देना पड़ेगा। इसी का फायदा उठाते हुए कई भारतीय कंपनियों ने अपने ऑफिस भी गिफ्ट सिटी में स्थापित किए हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने अपने ऑफिस जो हैं वो गिफ्ट सिटी में स्थापित किए हैं। इसके अलावा सरकार यहाँ पर व्यवसायियों को टैक्स हॉलिडे भी देती है। अब टैक्स हॉलिडे क्या होता है, टैक्स हॉलिडे मतलब एक निश्चित पीरियड होता है, एक निश्चित अवधि होती है जहां पर आपका या तो टैक्स के जो अमाउंट है उसको बहुत कम कर दिया जाता है या फिर समाप्त कर दिया जाता है। तो इस पूरे पीरियड में, इस पूरी अवधि में कंपनियों को टैक्स नहीं देना पड़ता। तो सरकार जो है गिफ्ट सिटी के अंदर बहुत सारे टैक्स हॉलिडेज भी लागू करती है। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को सुविधाएं मिलती हैं, और इसी का परिणाम है कि बहुत सारी कंपनियों ने, बहुत सारी भारतीय कंपनियों ने, बहुत सारी विदेशी कंपनियों ने भारत की गिफ्ट सिटी में अपना ऑफिस जो है स्थापित किया है। जैसे कि LIC ने अपना ऑफिस स्थापित किया है, इसके अलावा SBI ने अपना ऑफिस स्थापित किया है, गूगल ने स्थापित किया है, बहुत सारी कंपनियां हैं। टोटल अगर आप देखें तो डेटा ये बताता है कि वर्तमान समय में भारत की गिफ्ट सिटी में एक टोटल आपको 660 कंपनियां देखने को मिल जाएंगी जिनके ऑफिस वहां पर मौजूद हैं। तो इसका प्राथमिक लक्ष्य यही है कि भारत का जो पूरा व्यापार इकोसिस्टम है उसको मजबूत किया जा सके और भारत को एक ग्लोबल ट्रेड सेंटर के तौर पर स्थापित किया जा सके। चलिए, ये हमने गिफ्ट सिटी के बारे में बात कर ली, जो भी तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको समझ लिया। अब बढ़ा जाए आगे, बातचीत की जाए अपनी अगली खबर पे। तो हमारी अगली खबर जो है वो आपका एग्री श्योर फंड से जुड़ी हुई है। फंड किसने बनाया है, तो एग्री श्योर फंड जो है भारत में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसको क्या कहते हैं आप हिंदी में, या इसकी शॉर्ट फॉर्म है आपका नबार्ड। नबार्ड की ओर से भारत में जो है ये जो फंड है, फंड का नाम है एग्री श्योर फंड। इस फंड की स्थापना की गई है। उसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों की सहायता करना, यानी कि ग्रामीण लेवल पर जो आपके स्टार्टअप हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी स्थापना करना, जो एंटरप्राइजेस हैं उनकी सहायता करना। इसकी हमने पहले देखा था, इसको इंग्लिश में आप कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप एग्री और SUE श्योर, एग्री श्योर फंड। तो एग्री श्योर फंड जो है बेसिकली आपका, इसमें एग्रीकल्चर स्टार्टअप और RE का मतलब है रूरल एंटरप्राइजेस, SU का मतलब है यहाँ पर स्टार्टअप, और एग्री तो एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, और RE का मतलब है रूरल एंटरप्राइजेस। तो रूरल एंटरप्राइजेस के जो स्टार्टअप हैं जो कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनकी सहायता के लिए इस पूरे फंड को स्थापित किया गया है। इसके अलावा फंड बेसिकली आपका हमने देखा किसके लिए स्थापित हुआ है, और इसकी जो टोटल वैल्यू है वो आपका 750 करोड़ रुपए के आसपास है। 750 करोड़ रुपए का फंड है, जिसमें से 250 करोड़ रुपए आपका केंद्र सरकार और नबार्ड की ओर से, केंद्र सरकार में आपका कृषि मंत्रालय आ गया
और नाबार्ड की ओर से, केंद्र सरकार और नाबार्ड की ओर से दिए जाएंगे 250 करोड़ रुपए, और जो शेष अमाउंट बचता है वो शेष अमाउंट आपका दिया जाएगा बेसिकली दूसरे संस्थानों की ओर से। तो 250 करोड़ रुपए आपका नाबार्ड देगा, 250 करोड़ रुपए आपका कृषि मंत्रालय देगा, और फिर जो शेष अमाउंट बचता है 250 करोड़ रुपए का वो दूसरे इंस्टीट्यूशन से लिया जाएगा, और टोटल मिलाकर के ये बन जाएगा आपका 750 करोड़ रुपए। उपयोग की अगर आप बात करें कि इस पैसे का उपयोग कहाँ होगा, क्योंकि 750 करोड़ रुपए तो बहुत बड़ा अमाउंट है, कम से कम हमारे लिए तो है जिन्होंने अब तक करोड़ों रुपए नहीं देखे हैं। तो 750 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कहाँ होगा? 750 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया जाएगा भारत के तकरीबन कम से कम 85 एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स की सहायता करने के लिए। यानी कि अगर आप जो है ग्रामीण लेवल पर मौजूद हैं और ग्रामीण लेवल पर आप एग्रीकल्चर स्टार्टअप शुरू करते हैं, और अगर आपके स्टार्टअप की जो वैल्यू है वो 25 करोड़ रुपए से कम है, तो फिर सरकार आपके स्टार्टअप में निवेश करेगी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 85 के आसपास स्टार्टअप में निवेश किया जाएगा, और जिनकी वैल्यू 50 अधिकतम वैल्यू जो है वो 25,000 करोड़ रुपए से कम होनी चाहिए, वहां पर सरकार इस पूरे अमाउंट को निवेश करेगी। उद्देश्य क्या है? वही उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, वहां पर बेसिकली आपका टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, कृषि उपज के मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देना, यानी कि जो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसके सप्लाई चेन को बढ़ाना, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में विकास करना, रोजगार पैदा करना, और जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका समर्थन करना। तो ये ओवरऑल इस पूरे फंड के बारे में हमने बात की कि फंड क्या है, फंड किस विषय को लेकर के बात करता है, फंड क्यों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इसके माध्यम से भारत का जो एग्रीकल्चर इकोसिस्टम है उसको और मजबूत किया जा सकता है। जब नए स्टार्टअप उससे जुड़ेंगे तो टेक्नोलॉजी वहां पर आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी तो चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, और हमारी सरकार की ओर से किसानों की आय को दोगुना करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उस लक्ष्य को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास टारगेट नहीं है कि उस लक्ष्य को हमको कब तक प्राप्त करना है, लेकिन लक्ष्य जो है हमने बनाया हुआ है और उस लक्ष्य को हमें कभी ना कभी तो प्राप्त करना ही है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारी अगली खबर पे। हमारी जो अगली खबर है वो आपका खुदरा मुद्रास्फीति, जिसको आप होलसेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं, होलसेल इन्फ्लेशन से जुड़ी हुई है। खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि भारत की जो थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति है, यानी कि आपका होलसेल इन्फ्लेशन है, उसमें जून महीने में लगातार चौथी बार बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है, और अब ये जून महीने में आपका 3.36% के लेवल पर पहुंच गया। कितना? 3.36%। अब देखने में तो आपको ये बहुत कम लग सकता है, लेकिन अगर आप इस आंकड़े के बारे में सुनेंगे कि ये आंकड़ा जो है पिछले 16 महीने का अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है, जबकि पिछले महीने की अगर आप बात करें मई महीने में ये आपका 2.61% के आसपास था। तो रिटेल लेवल पर जब आप होलसेल लेवल पर बात करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा प्राइस चेंज भी बहुत बड़ी जो है बदलाव कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर इन्फ्लेशन 2, 3, 4 के आसपास ही आपको अधिकतर देखने को मिलता है, जबकि रिटेल लेवल पर जब आप बात करते हैं तो वहां पर इन्फ्लेशन आपको कंपैरेटिवली ज्यादा नजर आता है। तो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है उसका जो पूरा होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो आपका, उसमें जो मुद्रास्फीति है वो आपका पिछले 16 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। कारण क्या है? कारण है खाद्य मुद्रास्फीति। हम पहले भी इस पर बातचीत कर चुके हैं कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो कंपैरेटिवली पिछले कई महीनों से अगर आप देखेंगे तेजी से बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। जैसे डेटा ये बताता है कि जून 2024 में जो खाद्य मुद्रास्फीति थी वो आपका तकरीबन 10.87% के आसपास थी। तो आप सोच सकते हैं कि 10% के आसपास जो है हमारी मुद्रास्फीति बनी हुई है, खासतौर पर फूड इन्फ्लेशन में। और इसमें भी 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। एक है प्याज। प्याज की कीमतें आपको बहुत ज्यादा बढ़ी हुई नजर आएंगी। प्याज हो गया, आलू हो गया और दूसरी सब्जियां हो गई। इनकी वजह से जो है फूड इन्फ्लेशन कंपैरेटिवली बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आपको आ रहा है। पिछले कई महीनों से ये 7 से 8% के आसपास, 10% के आसपास बना हुआ था। अभी तक ये आरबीआई का जो थ्रेशहोल्ड होता है 6% का, उसके अंदर नहीं आया है। अब हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये अनुमान जरूर है कि आगे आने वाले समय में बेहतर मानसून को देखते हुए, और अगर आपको याद हो तो हमने जो हमने जो द हिंदू वाला प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट ये बताती है कि बेसिकली आपका इस बार जो हमारी बुआई हुई है, सोइंग एरिया जो है, उसमें 9 से 10% की बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है। तो अगर सोइंग एरिया में बढ़ोतरी होती है यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस कंपेरेटिवली थोड़े से कम हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको भविष्य में देखने को मिल सकती है। तो अगस्त महीने में थोड़ी सी राहत, अगर मानसून बेहतर रहता है तो अगस्त महीने में थोड़ी सी राहत वहां पर आपको नजर आ सकती है।
तो ये खुदरा मुद्रास्फीति के बारे में हमने बात की। अब एक बार खुदरा मुद्रास्फीति और जो आपका रिटेल इन्फ्लेशन है, यानी कि आपका जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है WPI, और जो रिटेल लेवल पर जो आप नापते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि CPI, दोनों के बीच में डिफरेंस को देख लेते हैं। अब होता क्या है, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों ही टूल्स हैं, दोनों ही मैट्रिक्स हैं जिनका इस्तेमाल जो है इकोनॉमी के भीतर प्राइस ऑफ गुड्स यानी कि जो वस्तुएं होती हैं, जो सेवाएं होती हैं, उनके प्राइस में उतार चढ़ाव को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोनों में लेकिन डिफरेंस भी है। डिफरेंस क्या है, सबसे पहले एक तरफ आपको CPI मिलेगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक तरफ आपको WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स मिलेगा। तो जो CPI है वो बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में रिटेल लेवल पर जो चेंज आता है, यानी कि आपका खुदरा लेवल पर जो चेंज आता है, उस चेंज को यहाँ पर मापा जाता है। जैसे कि अब ये एक पेन अगर आप खरीदते हैं, तो एक पेन अगर आप खरीद रहे हैं, खुदरा लेवल का मतलब ये है, रिटेल लेवल का मतलब ये है कि आपके और मेरे जैसे जो कंज्यूमर्स हैं, हम जो चीज कंज्यूम करते हैं उस चीज को कहा जाता है रिटेल लेवल पर जो है आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर आप कोई पेन खरीदते हैं, उस पेन का प्राइस पहले 5 रुपए था, बढ़कर के 10 रुपए हो जाता है, तो वो क्या हुआ, आपका रिटेल इन्फ्लेशन आपको देखने को मिला। वहीं मान लीजिए आप एक व्यापारी हैं, पेन ही बेचते हैं आप, आपने पहले जो है पहले बंडल बंडल पेन खरीदते थे आप, जो है आपको पहले क्योंकि जो रिटेल जो लोग होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, उनको 10 रुपए का मिलता था, आपको 8 रुपए का मिलता था, लेकिन अब उसका प्राइस बढ़कर के 9 हो गया है। तो आपके लिए क्या हुआ, आपके लिए थोक इन्फ्लेशन बढ़ा है, आपके लिए होलसेल इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ा है। तो एक तरफ आपका आ गया होलसेल इन्फ्लेशन। होलसेल इन्फ्लेशन क्या होता है, जो जो वस्तुओं के प्राइस में होलसेल लेवल पर चेंज आता है उसको मापता है, और रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि जो आपका लोकल लेवल पर चेंज आता है उसको मापता है। इसके अलावा और अगर आप देखें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और याद रखना है कि जो आपका CPI होता है, यानी कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो कि मापता है आपका रिटेल इन्फ्लेशन को, खुदरा मुद्रास्फीति को, उसमें CPI में आपका गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को शामिल किया जाता है। वहीं जब आप बात करते हैं WPI की, होलसेल प्राइस इंडेक्स की, तो WPI में आपका केवल गुड्स को शामिल किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि सर्विसेज थोक में कैसे लेते हैं आप, उसको मापने का कोई भी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया हमारे पास नहीं है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में आप केवल वस्तुओं को शामिल करते हैं, जबकि रिटेल प्राइस इंडेक्स में, या फिर आप कहें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, आप वस्तुओं और सेवाओं दोनों के मूल्य को शामिल करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक चीज और आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, उसमें जो बेस ईयर होता है वो कैलेंडर ईयर होता है। कैलेंडर ईयर होने का मतलब ये है कि उसकी शुरुआत जो है, बेस ईयर की जो शुरुआत है वो जनवरी से होती है और उसकी समाप्ति दिसंबर में होती है। वहीं दूसरी तरफ जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स है, उसमें जो बेस ईयर होता है वो फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर होने का क्या मतलब है, फाइनेंशियल ईयर होने का मतलब यह है कि उस साल की शुरुआत आपका 1 अप्रैल से होती है और उसका अंत जो है 31 मार्च से होता है। तो यही डिफरेंस होता है फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर में। कैलेंडर ईयर शुरू होता है आपका 1 जनवरी से, समाप्त होता है आपका दिसंबर में, और फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है आपका 1 अप्रैल में और समाप्त होता है मार्च में। तो ये बेसिकली यहाँ पर हमने होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स को समझा। जो आपका CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो आम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे लेवल पे जो है महंगाई वो कितनी है। और जो WPI है वो आपका जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज हमने WPI और CPI के बारे में समझा। अब एक बार अगली जो हमारी खबर है, बहुत छोटी सी खबर है। खबर ये है, खबर आपका पूंजीगत व्यय को लेकर के है। पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको आप जो है शॉर्ट फॉर्म में कपैक्स भी कहते हैं, कपैक्स को लेकर के है। खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही का जो डेटा है, वो डेटा ये बताता है कि सरकार के पूंजीगत व्यय में 70% की कमी आपको देखने को मिली है। बहुत बड़ी कमी है। और कमी आई क्यों है, कमी इस वजह से आई है क्योंकि ये जो पहली तिमाही थी, इसके दौरान हमारे देश में चुनाव आयोजित हो रहे थे और चुनावों के दौरान सरकार ने खर्चा कम किया क्योंकि सरकार पर आचार संहिता लागू थी। तो सरकार ज्यादा पूंजीगत व्यय खर्च नहीं कर सकती, ज्यादा पूंजीगत व्यय नहीं कर सकती थी क्योंकि सरकार नए प्रोजेक्ट्स जो है उनको डिक्लेयर नहीं कर सकती थी। इस वजह से Q1 के दौरान जो है सरकारी जो खर्चा रहता है वो खर्चा कम हुआ। अब यहाँ पर सवाल उठता है, यहाँ पर दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस को अगर आप समझें तो एक तरफ आपको क्या मिलेगा, एक तरफ आपको मिलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक तरफ आपको मिलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक तरफ मिलेगा आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर,
तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब तो आप समझते हैं, सरकार जो खर्चा करती है। अब खर्चा किस तरह का है वो बताएगा। खर्चे दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक हो सकता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में बेसिकली वो खर्चे शामिल किए जाते हैं जिन खर्चों की वजह से या तो सरकार की संपत्ति बढ़ती हो, एसेट जो है सरकार के बढ़ रहे हो, या फिर सरकार की जो लाइबिलिटी है वो कम हो रही हो। यानी कि सरकार की जो संपत्ति है वो बढ़ रही है या सरकार की लाइबिलिटी कम हो रही है। एग्जाम्पल्स अगर आप देखें तो मान लीजिए सरकार जो है किसी पुल का निर्माण करती है, किसी ब्रिज का निर्माण करती है। अब ब्रिज के निर्माण से क्या हो रहा है, सरकार की संपत्ति बढ़ रही है। या और एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए सरकार जो है कोई नई इंडस्ट्री गठित करती है, तो नई इंडस्ट्री गठित करने की वजह से क्या हो रहा है, सरकार की संपत्ति बढ़ रही है, क्योंकि सरकार का जो है रेवेन्यू का सोर्स आ रहा है। तो इससे क्या होगा, सरकार को ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। तो सरकार ने खर्चा तो किया है, लेकिन उस खर्चे से एक एसेट का निर्माण हुआ है, एक परिसंपत्ति बनी है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। दूसरी तरफ आप देखें, एक और एग्जांपल से आप समझें। मान लीजिए सरकार जो है सरकार ने पहले लोन ले रखा था, कई साल पहले सरकार ने लोन लिया था। अब सरकार उस लोन को चुका रही है। अब मान लीजिए सरकार ने उस लोन को चुका दिया। इससे क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि सरकार का खर्चा तो हुआ, लेकिन सरकार की लाइबिलिटी जो थी वो कम हो गई है। सरकार का जो ऋण था, जो लोन था, वो कम हो गया है। ये भी सरकार के लिए फायदे की बात है। तो ओवरऑल जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता है उससे या तो संपत्ति बढ़ती है या फिर लाइबिलिटी कम होती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से ना तो संपत्ति बढ़ती है ना ही लाइबिलिटी कम होती है। तो इससे क्या होता है, इससे दैनिक खर्चे चलते हैं, दिन ब दिन जो खर्चे होते हैं, दिन अपने अपने ऑपरेशन को चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं उसको आप शामिल करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। एग्जाम्पल से समझे, दोनों के एग्जाम्पल को अगर आप लें तो मान लीजिए सरकार जो है कोई नई मशीन स्थापित करती है। अब अगर ये मशीन पहली बार स्थापित हो रही है तो इस मशीन को स्थापित करने के लिए जो सरकार जो खर्चा करेगी उस खर्चे को आप कहाँ शामिल करेंगे, वो खर्चा आएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अब वहीं दूसरी तरफ मान लीजिए सरकार जो है इस मशीन को स्थापित कर देती है और इस मशीन को चलाने के लिए अब लोगों की जरूरत है, तो लोगों को जो सैलरी मिलेगी उस सैलरी को आप कहाँ शामिल करेंगे, वो आएगी आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो अगर मशीन पहली बार स्थापित होती है तो फिर उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में शामिल करते हैं, और मशीन के मेंटेनेंस का जो खर्चा होता है वो खर्चा आता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो ये डिफरेंस आप समझ सकते हैं। एक बेसिक चीज आपको याद रखनी है कि जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है उससे एसेट क्रिएशन होता है, लायबिलिटी रिडक्शन होता है। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उससे ना तो एसेट क्रिएशन होता है ना ही लायबिलिटी रिडक्शन होता है। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद रखना है, आसानी से आप इस पूरे टॉपिक को समझ सकते हैं। चलिए, ये टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है, और जो भी करंट की खबरें थी आज के इस पूरे हफ्ते की वो यहाँ पर अब समाप्त होती हैं। अब बारी है हमारे सवालों की, यानी कि इस बात को टेस्ट करने की कि आपने इस वीडियो को कितना ध्यान से देखा है। चलिए सवालों पर ध्यान देते हैं। सवाल क्या क्या है, सबसे पहला हमारा सवाल है कि जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा के स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमारा दूसरा सवाल है कि गिफ्ट सिटी देश के किस हिस्से में स्थापित की गई है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी गांधीनगर या फिर ऑप्शन डी सूरत। इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा अगला सवाल है कि कृषि संबंधी उद्योगों का समर्थन करने हेतु किसके द्वारा एग्री श्योर फंड की स्थापना की गई है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और ऑप्शन डी विश्व बैंक। तो इसका सही जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका जवाब आपका क्या होने वाला है। अगला सवाल आप देखें, अगला सवाल हमारा थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स को लेकर के है। इसके संबंध में हमें नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। हमारा पहला कथन है कि इसकी गणना में वित्तीय वर्ष को आधार वर्ष की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हमारा दूसरा कथन है कि इसमें केवल वस्तुओं के मूल्य की गणना की जाती है। अब उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है, इसका जवाब आपको देना है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अंतिम सवाल की तरफ अगर आप आगे बढ़े, अंतिम सवाल पूछा है आपसे कि सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर दिया गया ब्याज, यानी कि सरकार कोई ऋण लेती है और उस ऋण पर जो है ब्याज चुकाती है, उस ऋण पर इंटरेस्ट देती है,
अब इस इंटरेस्ट को जो इंटरेस्ट दिया गया है, ये इंटरेस्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सी कैटेगरी में शामिल होगा? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पूंजीगत राजस्व, ऑप्शन बी पूंजीगत व्यय, ऑप्शन सी राजस्व प्राप्तियां, या फिर ऑप्शन डी पूंजीगत प्राप्तियां। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें से जो सरकार ब्याज देती है वो कौन सी हेडिंग के तहत शामिल होगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। जिन भी कॉन्सेप्ट पर हम चर्चा कर रहे हैं, 4 वीडियोस इसकी लाइव हो चुकी हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको कैसे लगे और क्या बदलाव यहाँ पर किए जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।